हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हम स्वागत करेंगे इस तांडव बैच में। आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए फ्री में तांडव बैच लॉन्च किया है। हमने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि हम क्लास 11th की अच्छे तरीके से हम तैयारी आपकी करा देंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की ही तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएंगी, वो भी बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएंगी। मैं बता दूं तो आपका पहला जो चैप्टर है मात्रक एवं मापांक, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यह हमारा पहला लेक्चर है। फिलहाल पहला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम कैसा आपको स्टडी करा रहे हैं, आपको स्टडी जो हम करा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपको आसान लग रहा है या नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक अवसर हमें भी दीजिए, अब वीडियो को अंत तक आप भी देखिए। प्लस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीखते हुए समझते हुए प्लस नोट डाउन करते हुए बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए जी, तो चलिए हम आते हैं अपने क्लासेस की ओर। तो सबसे पहले मात्रक एवं मापांक, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है। अब इस पहले चैप्टर में हम एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बात है जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सी? तो वो है कि सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो कोई भी जेन्युइन बात है कि फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स कहते किसे हैं, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें फिजिक्स के बारे में ही ना पता हो तो क्या पता फिजिक्स के मतलब फिजिक्स क्या है वही नहीं पता, भौतिक विज्ञान क्या है यही नहीं पता, तो क्या हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान की आपको परिभाषा याद रखना है। क्या? तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की एक शाखा होती है। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक क्या है, शाखा है। ठीक है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का तथा उन घटनाओं के कारणों का भी अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब हमने क्या बताया कि भौतिक विज्ञान है, मतलब हमने आप सभी को क्या बताया ये समझिएगा। हमने ये कहा कि जो भौतिक विज्ञान है, बात को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने ये कहा कि जो भौतिक विज्ञान है, ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति प्रकृति की प्राकृतिक की घटनाओं का, और दूसरी बात उन घटनाओं के कारणों का, प्रकृति में होने वाले घटनाओं का और घटनाओं के कारणों का, कि वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, उनका कारणों का अध्ययन करना ही, अध्ययन मतलब स्टडी करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है जी। मतलब समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्रकृति की घटनाओं का तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसी को हमने सिंपल वे में लिख दिया है कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे प्रकृति है, हम जहां पर भी खड़े हैं ये सब प्रकृति के अंतर्गत ही हम भी आते हैं। तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं कैसी हो रही हैं? तो सबसे पहली घटनाएं ऐसे हो रही हैं कि मान लेते हैं ये पेन को फेंका, ये पेन नीचे गिरा। तो नीचे ही क्यों गिरा, इसके कारण ये घटना ये है एक। तो इसका भी और इसके कारणों का भी अध्ययन करना कि क्यों हमने ऊपर फेंका तो ये नीचे आया, ये भी सब क्या आ जाएगा, फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि बारिश क्यों होती है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है। सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने सेकेंड में या कितने मिनट में पहुंचती है। ठीक है। अगर मान लेते हैं एक बस में आप बैठे हुए हैं, बस चल रही है, अचानक से बस रुकी तो आप आगे की ओर या पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, ये सभी घटनाएं ही हैं। तो इन सभी के घटनाओं के बारे में हम जानेंगे और इनके कारणों के बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों हो रही है, वही हमारा फिजिक्स है।
आशा करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। तो फिजिक्स में बेसिक इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में जी? तो भौतिक विज्ञान को याद रखेंगे कि भौतिक विज्ञान को दो शाखाओं में, दो भागों में क्या किया गया है, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक आता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं चिर सम्मित भौतिकी, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और एक हमारा आता है आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो ये हमारा दो फिजिक्स है जी। एक हमारा आता है क्लासिकल फिजिक्स, एक हमारा आता है मतलब एक क्लासिकल फिजिक्स है, आधुनिक को मॉडर्न फिजिक्स हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लासिकल फिजिक्स आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला बात हम बता दें, तो अगर यहां से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, कहीं भी आप जाएंगे ना स्टडी करने या कोचिंग में, तो सबसे पहले टीचर ही या आपके अंकल ही पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं कि आप आपसे पूछते हैं कि आप बाबू क्या पढ़ने जा रहे हो, तो आप कहेंगे सर हम फिजिक्स पढ़ने, या अंकल हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन सबसे पहले जानते हैं क्या रहता है, अगर वो सोच रहे हैं कि आपके बारे में मतलब जाने कि आप पढ़े हुए हैं या नहीं, तो उनका पहला क्वेश्चन रहेगा कि बाबू फिजिक्स कहते किसे हैं, ये बता दीजिए। और लगभग मैं कह सकता हूँ 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फिजिक्स की परिभाषा ही नहीं पता होता है। तो पहली बात आज आपका क्लियर हो गया ना कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगला आता है कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। पिता मतलब होता है जनक, मतलब फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फिजिक्स के पिता कौन है? तो इसमें दो नाम आता है, एक आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा नाम आता है न्यूटन का। तो बता दूं मैं आपको, तो अगर हम भौतिक मतलब भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक चिर सम्मत भौतिकी, एक होता है यहाँ पे चिर सम्मत भौतिकी रहेगा, या भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। तो यहाँ पे चिर सम्मत भौतिकी, तो इसके अगर पिता की बात करें मतलब जनक की बात करें, तो इसके जनक है आइजैक न्यूटन। तो इसके जनक न्यूटन है। और जो आधुनिक भौतिकी है, इसके जो जनक है, इसके जो फादर है, पिता है, वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन है। एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये बात आपको याद रखना है। मतलब अगर आपको कोई पूछ दे कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो सबसे पहला आपका जवाब रहेगा एल्बर्ट आइंस्टीन। बट अगर आपसे पूछ ले कि मतलब ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए क्लासिकल फिजिक्स की पिता कौन है, तो वो आप बताएंगे न्यूटन साहब। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कोई पूछ दे कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, आप बता दिए एल्बर्ट आइंस्टीन, तो वो कहेंगे नहीं ये तो नहीं है, न्यूटन है जी। तो बिल्कुल सही है, न्यूटन है। पर पुराने समय में ना आइजैक न्यूटन को ही मतलब सॉरी, जो हमारे न्यूटन साहब है इनको ही भौतिक विज्ञान का पिता मानते थे। परंतु 1905 ईस्वी के बाद, 1905 ईस्वी के बाद ये सब चेंज हो गया। जब एल्बर्ट आइंस्टीन आए तो इन्होंने एक अपना नियम दिया, और उसके बाद वहां से आधुनिक भौतिकी का जन्म हुआ। तो 1905 ईस्वी से पहले जितने भी फिजिक्स में हम चीजें जानते थे, वो हम क्लासिकल फिजिक्स उसी को कहते हैं। 1905 ईस्वी के बाद जो भी हम फिजिक्स में जाने, वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं ये भी बात कि क्लास 11th में आपको क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे चाल, दूरी, विस्थापन, मात्रक, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यही सब आपको पढ़ना है फिजिक्स में। ये सब क्लासिकल फिजिक्स है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं आधुनिक भौतिकी में, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ये आपको क्लास 12th में सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ना है।
मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या पढ़ेंगे, आप विद्युत के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, यांत्रिकी के बारे में जानेंगे, आपको प्रकाश के बारे में जानने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलेंगी थी। तो सिंपल इतना जानिए कि क्लास 11th में आपको क्लासिकल फिजिक्स पढ़ाया जाता है और क्लास 12th में आपको आधुनिक फिजिक्स पढ़ाया जाता है, आधुनिक भौतिकी पढ़ाया जाता है। आशा करता हूं कि इतनी डाउट आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन आपको करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए नोट्स हमने आपको कहा था ये कि आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे सभी स्टूडेंट नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। चलिए जी, अगला हम आते हैं, अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इतना हमने बेसिक जान लिया, अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा चैप्टर का पहला ही चीज है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं। मतलब फिजिक्स लॉ है ना, फिजिक्स की जो नियम है, फिजिक्स लॉ है, उसको अगर फॉलो कर रही है तो वही हमारे क्या कहेंगे, उसी को हम भौतिक राशि कहेंगे। मतलब सिंपल सा कहें तो ऐसी राशियां, बात को समझिएगा, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी ऐसी राशियां जो क्या करती हैं, जो जो भौतिक के नियमों का भौतिक के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। पालन मतलब समझ रहे हैं ना, अनुसरण करना, पालन करना, मानना। तो अगर ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का अनुसरण करती हैं, पालन करती हैं, उस राशियों को ही हम राशि नहीं कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो यही बात लिखा गया, ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। या हम इसको अलग तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं, किसी बुक में ऐसे भी परिभाषा दिया गया है कि ऐसी राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब ऐसी राशियां जिनका मापन जो है ना, वो यथार्थता पूर्वक किया जा सके। यथार्थता पूर्वक मतलब समझते हैं ना, करेक्ट हम बता सके कि ये इतना है। जैसे कि मान लेते हैं चीनी खरीदने गए, तो 2 किलो चीनी आपने कह दिया, तो 2 किलो करेक्ट है कि वो 2 किलो ही चीनी है, चीनी मतलब शक्कर है। तो ऐसी कोई भी राशियां जिसका यथार्थता पूर्वक हम मापन कर सके, जैसे द्रव्यमान किलोग्राम किसका मात्रक होता है, सिंपल सा कहें किलोग्राम में ही तो हम द्रव्यमान को मापते हैं ना, ठीक है। जैसे कि अगर लंबाई को मापना है, ठीक है, तो उसको अब मीटर में ही तो मापते हैं ना। तो मीटर क्या है, एक भौतिक राशि ही है, ठीक है। लंबाई क्या है, लंबाई सॉरी मीटर नहीं, जो अगर मान लेते हैं कोई कपड़ा को मापना है, तो कपड़ा को हम किससे मापते हैं, लंबाई से मापते हैं ना। तो ये लंबाई क्या हो गया, लंबाई ही हमारा भौतिक राशि हो गया, जिससे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कितना है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी राशियां जिसको प्योर यथार्थता मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है ना, कितना शुद्ध है। तो ऐसी राशियां जिसका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, उसी को हम भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है ना। मतलब शुद्ध रूप से हम बता सके वो कितना है, तो उसी को भौतिक राशियां कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको दोनों परिभाषा समझ में आए होंगे। मैं कहूंगा अगर ज्यादा नीचे वाला ये हार्ड लग रहा है, तो आपको ऊपर वाला परिभाषा याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उदाहरण लिखना तो अनिवार्य होता है ना। तो उदाहरण के लिए हम आपको ले चलते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में जैसे आपका हो जाएगा द्रव्यमान, जैसे आपका हो जाएगा लंबाई, जैसे हो जाएगा आपका समय, जैसे हो जाएगा आपका कार्य, जैसे हो जाएगा आपका बल आदि। तो ये सभी हमारी क्या है, ये भौतिक राशियां हैं, ठीक है। ये एग्जांपल याद रख लीजिएगा। अगला हमारा आता है क्वेश्चन कि मापन के मात्रक। मापन हमने देखिए यहाँ पे सबसे पहले भौतिक राशियां पढ़ा। अब हम जानेंगे कि कोई भी चीज है, ठीक है ना, उसको मापने वाला कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से हम मापन को मापते हैं, ठीक है ना। मापन के मात्रक कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे इनके 3 मात्रक होते हैं।
मतलब किसी भी वस्तु को मापने के लिए जो मात्रक का यूज करते हैं वो मुख्यतः तीन होते हैं। एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, एक पूरक मात्रक। ये तीन होते हैं मापन के मात्रक, ठीक है ना, इसमें हम मापते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मौलिक मात्रक। मौलिक मात्रक भी हम कहते हैं। तो या तो मूल मात्रक कहें या मौलिक मात्रक कहें। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और तीसरा होता है पूरक मात्रक। अब चलिए सबसे पहले अब हम एक एक करके जानेंगे मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक क्या होता है। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं। मूल मात्रक का मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी मात्रक जो फ्रीडम है, मतलब जो स्वतंत्र है जी, किसी पर निर्भर नहीं करता वो, तो ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, तो वही वो क्या हो जाएगा, हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब पूरक मात्रक मतलब क्या हो गया कि ऐसा मात्रक जिसका मात्रक तो होता है, मात्रक तो होता है, ऐसा पूरक, पूरक मात्रक का मतलब ऐसा मात्रक जिसका मात्रक तो होता है परंतु विमाएं नहीं होती है। विमाएं नहीं होती है तो उसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनका मात्रक तो होता है परंतु विमाएं नहीं होती, उसी को पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल मात्रक याद रखेंगे 7 होते हैं। अभी हम आगे सब डिस्कस करेंगे, बस ऐसे ही हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताते हैं मापन के मात्रक 3 होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। इतना आप नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलिए अब मूल मात्रक से स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो हमने कहा ना ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे कि आप घर पे हैं तो आप अपने पिताजी पर निर्भर है कि आपके पिताजी कमाएंगे तो आप खा पाएंगे। तो आप निर्भर है अपने पिताजी पर, ठीक है ना, खाने की वाली जो चीजें हैं उस पर निर्भर है अपने पिताजी पर। तो ऐसे मान लेते हैं आप स्वयं कमाने लग गए, तो इसका मतलब आप किसी पर निर्भर नहीं है, आप कमा सकते हैं और खा सकते हैं, मतलब आप फ्रीडम है जी। तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है, ऐसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला हमारा होता है मूल राशियां, सॉरी 7 मूल मात्रक होते हैं। अब वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं ये आप हमको बता देते हैं, आपको हम बताते हैं। यहाँ पे 3 चीजें आपसे पूछ लिया जाता है। मूल मात्रक यहाँ पे है जी, यही हमारे 7 मूल मात्रक है। परंतु आपसे अगर मूल मात्रक की जगह पर कोई आपसे परिभाषा पूछ दे कि मूल राशियां किसे कहते हैं या मौलिक राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां या मौलिक राशियां भी साथ ही होती हैं। तो मूल राशियों कोई पूछ दे तो आप ये कहेंगे कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं उसे हम मूल राशियां कहते हैं। मूल मात्रक कोई पूछते तो क्या कहेंगे, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि मूल जो राशियां हैं ये कितनी होती हैं, मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों की मात्रा। अब देखिए लंबाई का जो मूल मात्रक है वो होता है मीटर। मतलब लंबाई को हम जब मापते हैं ना तो वो मीटर में मापते हैं। अब मीटर का संकेत क्या होता है, मीटर को हम संकेत रूप में एम से दर्शाते हैं। जैसे हम अगर कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो अगर हम कपड़ा को किस में मापते हैं, कपड़ा जो होता है उसकी अगर लंबाई को हमें मापना है कि ये मान लेते हैं ये कपड़ा है, तो इसकी अगर हमें लंबाई को मापना है तो कितना, मीटर में भी मापेंगे ना। तो मीटर में हम कितना कहते हैं कि 2 मीटर दे दीजिए। तो 2 मीटर क्या है, ये एक लंबाई है। तो 2 मीटर को 2m लिखते हैं। m मतलब क्या है, मीटर। तो लंबाई को मीटर में हम मापते हैं। ऐसे ही सपोर्टेड मैं बता दूं तो दूसरा हमारा आता है द्रव्यमान।
द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और इसका संकेत होता है केजी। जैसे हम गए आलू खरीदने गए, आलू खरीदने के लिए गए तो आप कहते हैं कि आलू खरीदने गए तो आप कहें 2 केजी आलू दे दीजिए। तो 2 केजी क्या है, मतलब द्रव्यमान जो है ना इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो द्रव्यमान को अगर मापना है तो किलोग्राम में मापते हैं और किलोग्राम को हम केजी से व्यक्त करते हैं। सीधी बात है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर हमें समय को मापना है तो सेकंड में मापते हैं और सेकंड को हम याद रखेंगे, सेकंड को हम यहाँ पे टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, समय को हम सेकंड में मापते हैं परंतु यहाँ पे समय को हम टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला आता है तापमान जो है, अगला जो है तापमान को हम केल्विन से मापते हैं। ठीक है ना, तापमान को केल्विन से मापते हैं और इसका संकेत होता है इतना के, मतलब के से संकेत करते हैं। जैसे हम नहीं कह देते हैं 273 केल्विन ताप है, तो 273 के लगाने का मतलब ये केल्विन हो गया। अगला आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं और एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला, यहाँ पे कैंडिला रहना चाहिए, कैंडिला से मापते हैं और कैंडिला का जो संकेत होता है वो सी डी होता है, तो कैंडिला से मापते हैं। अब पदार्थों की जो मात्रा है इसको हम मोल में मापते हैं और मोल को भी हम MOL से ही दर्शाते हैं या कैपिटल M से भी हम दर्शा देते हैं मोल को। तो मैं आशा करता हूं कि ये हमारा मूल राशियां, मूल मात्रक और इसका संकेत पता चल गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, तो कहेगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं तथा मूल मात्रक कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कौन कौन सा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल, ये 7 आप बता देंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए जी। अगला आता है व्युत्पन्न मात्रक। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक भी मैं बता दूं तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होंगे, मतलब आप जो है अपने पिताजी पर निर्भर हैं तो आप व्युत्पन्न हुए। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होंगे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर मैं बता दूं तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, जैसे सबसे अच्छा है मान लेते हैं सपोर्टेड, सपोर्टेड ऐसे बल है। तो बल जो है, तो बल क्या है, बल एक है, बल मूल मात्रकों पर निर्भर है। कैसे, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो देख लीजिए द्रव्यमान को हम किलोग्राम से दर्शाते हैं कि नहीं जी, तो बताइए यहाँ पे अगर हम व्युत्पन्न मात्रक में देखें तो किलोग्राम आ गया कि नहीं। अब किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम एक मूल मात्रक होता है कि नहीं। देख लीजिए किलोग्राम जो केजी है ये एक मूल मात्रक है। तो अगर मूल मात्रक आ गया, तो मूल मात्रक अगर इसको तोड़ रहे हैं आ गया, तो इसका मतलब ये मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो ये बातें हैं। जैसे बल हो गया, जैसे कि दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा आ, जैसे मूल मात्रकों का व्युत्पन्न मात्रक बता रहे हैं ना, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन हो गया, जैसे कि मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये सभी क्या है, जैसे कि वेग है, ये बल का हमने मात्रक बता दिया, जैसे ये वेग का मात्रक हमने बता दिया। ठीक है, जैसे कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या इसका त्वरण का हो जाएगा। ये सभी हमारे मूल मात्रक है। ठीक है, क्या है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला आता है हमारा पूरक मात्रक। तो ऐसे राशियां जिसका मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती उसी को पूरक मात्रक कहते हैं।
ऐसे मात्रक जिसकी जिसकी क्या होते हैं, जिसके मात्रक तो होगा, ठीक है, परंतु बीमाएं नहीं होगी। बीमाएं मतलब यही MLT-2 इस तरीके से लिखते हैं तो ये बीमाएं ही है। तो ऐसा कोई भी मात्रक जिसके मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिसके मात्रक होता है परंतु बीमाएं नहीं होती उसे पूरक मात्रक कहते हैं। ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, तो दो हैं। एक हमारा होता है समतल कोण, एक होता है हमारा घन कोण, ठीक है ना। अब समतल कोण किसे कहेंगे, तो समतल कोण का मतलब मान लेते हैं ये है, और यहाँ पे एक ये हमारा लंब खींच लिया गया है, तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये समतल कोण हो गया। यहाँ हम सपोज डेट ऐसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये दो भुजाएं हैं, एक ये है, एक ए है, बी है, तो इनके बीच जो कोण बना है ये समतल कोण हो गया। तो समतल कोण में समतल कोण ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगली बात आता है समतल को घन कोण। घन कोण का मतलब क्या होता है, घन कोण ये इसकी भी देखिए, ये दोनों समतल कोण और घन कोण ये दोनों ही राशियां हैं, और दोनों ऐसी राशियां हैं जिसका मात्रक होता है परंतु बीमाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। और इसका जो समतल कोण है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे रेडियन होता है, रेडियन होता है, ठीक है ना। समतल कोण का मात्रक रेडियन, और घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टे रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन। अब समतल कोण तो समझ गए ऐसे होगा तो होगा, पर घन कोण का मतलब कैसे सर, ये नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं। घन कोण का मतलब जैसे आप तरबूज कभी खरीदे हैं ना, तरबूज अब खरीदिएगा तो आपको मालूम चलेगा। समतल कोण का मतलब कुछ इस प्रकार होता है, देख लीजिए यहाँ पे तीन कोण है, देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये घन कोण कहलाएगा, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो घन कोण कहलाएगा। जैसे आप तरबूज खरीदने जाइएगा, तरबूज, तो तरबूज में देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, अब बीच में एक इस तरीके से, मतलब तीन कोण उसमें होते हैं। तरबूज का कहिएगा कि पका हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए वो एक चेपी टाइप का मारता है, एक पीस छोटा सा पीस निकालता है। तो वो जो पीस निकालता है ना, वो पीस ही कैसे है, वो जो पीस की होगी वकार वो घन कोण होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए जी, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यह आपका आज हम पहला पहला हमने मात्रक एवं मापांक चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें बताई। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंसिस्टेंटली मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाए, इसी तरीके से हम एक लेक्चर लाएं, उसमें 15 10 15 ऐसे हम वीडियो बनाएं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा ये कि आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि सर लेक्चर 2 लाइए। या आप अगर आप इस पर वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट केवल टॉपिक है वही हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपको फ्री में हम स्टडी करा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमें वो सभी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा दें। अदरवाइज चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसे ही लेक्चर वाइज आपको चलना है या पर चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए चले।